हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अगर यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टीकाकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने डिजीज यानी कि आपका जो रोग है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे, यानी कि कम से कम 200 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए आपका जो लेक्चर है इसमें 3-4 लेक्चर होगा, तो आप लोग परेशान मत होना। 3-4 लेक्चर में आपके रोग के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और लेक्चर अपलोड किया है जिसका नाम था परामर्श। ठीक है, परामर्श टॉपिक से हमने 20 प्रश्नों को अपलोड किया है, तो आप इन प्रश्नों को देखकर आज शाम को क्विज देंगे जितने लोग सेवका बूस्टर बैच से जुड़े हैं। तो जितने लोग भी अभी सेवका बूस्टर बैच से नहीं जुड़े हमारे टेलीग्राम वाले प्राइवेट ग्रुप से, तो उसमें जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसमें आपको ई बुक मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? ई बुक मिलता है। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? प्रैक्टिस सेट मिलता है। और साथ में आपको 2 टाइम क्विज मिलता है। ठीक है, जिसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज के रूप में। और साथ साथ में आपको यहाँ पे जो भी आपकी काउंसलिंग होती है आपकी पढ़ाई की, यानी कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही है, इस पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के आपका जो मुख्य सेवका का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तो आप लोग सेवका बूस्टर बैच का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसके प्राइस की बात करें तो बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा है। 49 रुपये में आपको क्वार्टरली मौका मिलेगा रहने का, यानी कि 49 रुपये में आप हमारे यहाँ पे 3 महीने रुक सकते हैं और 3 महीने अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है आपके 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आना, उसके बाद में आंसर की आना, ये सब चीज़ें के को लेकर आपका 3 महीने हो जाएगा। इसीलिए हमने ये प्लान 49 रुपये का रखा है, जिसका प्लान 3 महीने का होगा। तो जितने लोग मुख्य सेवका के बूस्टर बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 63077812 पर मैसेज करके यहाँ पे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करें तो थोड़ा सा हमें लग रहा है इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाले जीका, ठीक है, क्या होना चाहिए? जीका वायरस का ... द्वारा वाहन होता है। क्या होता है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस ... द्वारा वाहन होता है, यानी कि आपका जो भ्रूण को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस है, ये आपका जीका वायरस किसके द्वारा वाहन होता है, यानी कि किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन जो आपका है मच्छर दिया है, जल दिया है, वायु दिया है और आपका भोजन दिया हुआ है। तो बच्चे इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे मच्छर जाएगा, क्योंकि आपका जो जीका वायरस होता है ये आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। अगर यहाँ पे बात करें कौन सा मच्छर, तो आपका जो एडीज मच्छर होता है इसी के द्वारा ये फैलता है। कौन सा मच्छर? आपका जो एडीज मच्छर होता है इसी के द्वारा ये आपके यहाँ पे फैलता है। अगर बात करें जीका वायरस की, तो जो जीका वायरस है ये सबसे पहले आपके युगांडा में देखा गया था। कहाँ देखा गया था बच्चे? युगांडा में आपका देखा गया था 1947 में। और ये बहुत ही भयानक रोग काज करता है। ये करता क्या है कि आपका जो भ्रूण होता है, यानी कि मां के पेट में पल रहा बच्चा होता है, इसके मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाता है और उसके मस्तिष्क को डेवलपमेंट होने से रोकता है। ठीक है, तो कुल मिला के जीका जो वायरस होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है और सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, यानी कि इनमें से जो आपका रोग है, कोई भी संक्रमण जो दिया हुआ है, ये आपके कौन सा वायु के द्वारा, यानी कि आपके एयर के द्वारा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन जो आपका दिया है तपेदिक यानी कि टीबी दिया है, चेचक दिया है, खसरा दिया है और आपका हेपेटाइटिस भी दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे, अगर बात करें टीबी की, ठीक है, तो टीबी में आप लोगों ने देखा होगा कि खांसी आने लगती है। क्या आती है? आपकी खांसी आती है। आपका जो वेट लॉस होता है, यानी कि जो वजन होता है वो बहुत ही जल्दी से घटने लगता है। और साथ साथ में आपको फीवर, नाइट स्वेट, ये सब आपको दिखाई देते हैं लक्षण में। और साथ साथ में अगर खांसी की बात करें तो जब भी खांसी एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो वो आपके वायु के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला नहीं होगा। अगर बात करें बच्चे चेचक की, तो चेचक भी आपका वायु के द्वारा फैलता है। और खसरा जो है आपका एक प्रकार का स्किन डिजीज है, तो ये भी आपके एक प्रकार के वायु के द्वारा होता है। जबकि अगर बात करें हेपेटाइटिस बी, तो ये आपका एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। और इसकी अगर बात करें तो ये आपके शरीर के संपर्क में आने से इसका बीमारी फैल जाता है, यानी कि शरीर के संपर्क में जब बनता है तो ये आपका हेपेटाइटिस बी हो जाता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका जो लीवर होता है, यानी कि आपका जो यकृत होता है, ये अंग आपका क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है और 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है।
अब जस्ट आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। हमने जस्ट अभी बताया कि आपका जो हेपेटाइटिस बी होता है ये शारीरिक संपर्क बनाने से फैलता है और साथ में ये आपका वायरस के द्वारा फैलता है, यानी कि आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उसके द्वारा ये फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको मिल गया होगा, वायरस के द्वारा ये फैलेगा। ठीक है, अगर बात करें हम टीबी की, तो टीबी आपका किसके द्वारा होता है, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मलेरिया की बात करें तो आपके एक प्रकार के प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और अगर किसी भी रिंग वर्म की बात करें या फिर आपके एथलीट फुट की बात करें तो आपका किसके द्वारा होता है, आपके फंगस के द्वारा होता है। लेकिन बच्चे इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे वायरस जाएगा, क्योंकि आपका हेपेटाइटिस बी आपके वायरस के द्वारा फैलता है। इसके बाद में अगर हम और वायरस से जनित रोग की बात की तो आपका रेबीज हो गया, खसरा हो गया, ठीक है, हर्पीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्रेकोमा हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, ठीक है, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। डेंगू बीमारी आपके वायरस के द्वारा फैलता है और इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है ये भी आपके वायरस के द्वारा फैलता है। तो इतने प्रकार के वायरस के द्वारा बीमारी होती हैं। और इसके बाद में हमने बताया कि जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग होता है वो आपका क्या क्या होता है। डीपीटी जो टीका होता है, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये भी आपका जो बीमारी होता है ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है और 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं। बच्चे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझना। ये प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जितने भी रोग यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रोग आपके मनुष्य में नहीं फैलता है। तो ऑप्शंस दिए हैं इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एड्स हो गया। और आपका जो 4 नंबर दिया हुआ आपका क्या है, रिंडर पेस्ट दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ आपका, रिंडर पेस्ट दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे अगर बात करें इन्फ्लुएंजा की तो ये आपका वायरस जनित रोग है और आपकी ये ह्यूमन में होता है। क्या होता है, आपके ह्यूमन में फैलता है। डेंगू की बात करें तो हमने बताया डेंगू आपके एक प्रकार का बुखार होता है जो कि आपके ह्यूमन में यहाँ पे फैलता है। एड्स की बात करें तो एड्स भी बच्चे आपका किसमें, ह्यूमन में फैलता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिंगर पेस्ट की बात करें तो ये आपके किस में फैलता है, आपके जानवर में फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही जाएगा आपका डी वाला जाएगा, क्योंकि आपका जो रिंगर पेस्ट बीमारी है ये मनुष्य में होने वाला बीमारी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर बात करें बच्चे यहाँ पे रिंगर पेस्ट की, तो रिंगर पेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जुगाली करने वाला। क्या होता है आपका यहाँ पे, जुगाली करने वाला। क्या होता है, जुगाली करने वाला। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि आपके HIV से संक्रमित है और ये व्यक्ति किस द्वारा अपना यहाँ पे कांटेक्ट करेगा, यानी कि संपर्क में आएगा कि उसको दूसरे व्यक्ति को यहाँ पे संक्रमण नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है, मच्छर के काटने से HIV फैल सकता है, स्तनपान करने से फैल सकता है, एक सुई का प्रयोग करने से हो सकता है, बहुत प्रयोग करने से। यानी बहुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि आप एक मरीज को लगाइए उस सुई को, या मान लीजिए आपका संक्रमित व्यक्ति है HIV से और यही आपका दूसरे व्यक्ति को लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, HIV से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखा करिए। कभी भी डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप झोला छाप डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं तो ध्यान रखने जो आपका सुई लगाया जा रहा है वो सुई आपका स्टलाइज है, यानी कि स्वच्छ है कि नहीं है। यानी कि जब भी आप सुई लगवाइए तो वहाँ पे जो आपका पैकिंग होता है उसको फाड़ते हुए देखिए कि ये बंदा जो है आपका पैकिंग फाड़ रहा है या फिर नहीं रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखा करिए। जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं अगर वो दाढ़ी बनवा रहे हैं तो दाढ़ी सेविंग करते समय भी देखें कि वो ब्लड को चेंज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें HIV की फैलने की बच्चे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, किसके द्वारा यहाँ पे नहीं फैलता है, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से आपका जो HIV रोग होता है वो नहीं फैलता है। उसके बाद में अगर बात करें स्तनपान के द्वारा, तो जब भी कोई माँ होती है, माँ में अगर HIV है और अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसमें ये जो बीमारी है जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। एक सुई का बहुप्रयोग, अगर एक सुई का अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपको HIV होने का खतरा बना रहता है और यौन संबंध भी आपका यहाँ पे होता है। साथ में अगर आप बात यहाँ करें ब्लड डोनेशन की, यानी कि आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन जो दे रहा है, यानी कि जो डोनेट कर रहा है ब्लड, तो वो अगर HIV पॉजिटिव है तो मरीज को भी HIV यहाँ पे एकदम 100% चांस हो जाता है कि आपको HIV हो जाएगा। ठीक है, इतना कि आपको यौन संबंध और बहुसुई द्वारा या फिर आपके स्तनपान के द्वारा नहीं होता है, जितना कि आप यहाँ पे ब्लड डोनेट के द्वारा यहाँ पे आपको हो जाता है। इसीलिए जो आपकी सरकार है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टिंग की है और जब भी आपके ब्लड बैंक में टेस्टिंग होती है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सावधानी पूर्वक के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, जो आपको HIV होता है ये आपके मच्छर के काटने के द्वारा नहीं होता है। आप साथ में खाना खा सकते हैं, साथ में लेट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस इन 3 चीज़ों को आप यहाँ पे नहीं अपनाएंगे। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका 6 नंबर का है और 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पीला बुखार यानी कि पित्त ज्वर जो होता है मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो आपका पीला बुखार होता है, येलो फीवर होता है, ये कैसे फैलता है। मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, या फिर आपका पानी के द्वारा, या फिर आपकी वायु के द्वारा। तो ध्यान रखना कि आपका जो पीला बुखार होता है यानी कि आपका जो येलो फीवर होता है या पित्त ज्वर होता है आपके मादा मच्छर के काटने से होता है। और ये आपका जो मादा मच्छर होता है आपका एडीज मच्छर होता है। तो एडीज मच्छर बहुत सारी बीमारी को फैला रहा है। तो ध्यान रखना, अपने विकल्प में एडीज को भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न को सॉल्व करिएगा। और अगर बात करें पीला बुखार का, तो पीला बुखार जो होता है आपके मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है। बच्चे अगर बात करें पानी से फैलने वाला रोग यानी कि दूषित पानी पी रहे हैं आप, उससे द्वारा आपको बीमारी हो जा रही है, तो ये आपका मेन जो होता है टाइफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका टाइफाइड बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से रोग के रोगाणुओं के प्रकृत पोषक है। यानी कि यह प्रश्न कह रहा है कि जो आपका चमगादड़ है, इसकी जो आपका चमगादड़ है ये किस प्रकार के वायरस को अपने पास रखता है और उनको पोषक तत्व को देता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। अगर ऑप्शंस की बात करें तो डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार या फिर आपका चिकनगुनिया। तो ध्यान रखना, जो आपका चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ आपके जो आपके इबोला बुखार होता है, इनके वायरस जो होते हैं इनको क्या रखता है? इनको पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी कि चमगादड़ के द्वारा ही आपका क्या फैलता है, यहाँ पे आपका जो इबोला बुखार होता है ये फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा? आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मत समझ लेना कि चमगादड़ ही फैलाता है। चमगादड़ के पास क्या होता है? चमगादड़ के पास जो भी आपका रोगाणु होता है वो आपके आता है और वहाँ से क्या लेता है? प्राकृतिक पोषक लेता है, यानी कि अपना भरण पोषण यहीं से करता है और उसके बाद में क्या करता है? आपके जो इंसान होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है और ये आपका कौन सा बीमारी होता है? आपका इबोला बुखार हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है और 8 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो आपकी बीमारी है, इसका जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे क्यों मनाया जाता है कोई दिवस? इन चीज़ों से जागरूक करने के लिए, यानी कि आपका जो एड्स बीमारी है इसके प्रति जागरूक करने के लिए कि जो अन्य व्यक्ति हैं, यानी कि जो अन्य व्यक्ति से सुरक्षित हैं, उनको ये बीमारी ना हो, और साथ में जिन व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है उनका जो मनोबल है वो कैसे ऊंचा हो, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 1 दिसंबर दिया हुआ है, 1 जनवरी, 14 फरवरी और आपका 8 मार्च दिया हुआ है। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें बच्चे तो आपका 1 दिसंबर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष के 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि खसरा किसकी वजह से होता है। यानी कि आपका जो खसरा बीमारी है ये कैसे फैलता है। तो अगर यहाँ पे बात करें बच्चे खसरा की, तो खसरा जो बीमारी होता है एक प्रकार के किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और कौन सा वायरस होता है? तो आपका मोरबिली क्या होता है? आपका मोरबिली विषाणु होता है। कौन सा बच्चे? मोरबिली वायरस होता है। मोरबिली, ठीक है, मोरबिली नहीं, मोरबिली वायरस होता है। इसी के द्वारा क्या फैलता है? खसरा फैलता है। तो सही आंसर जो आपका जाएगा यहाँ पे विषाणु जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो खसरा बीमारी है आपके वायरस के द्वारा होता है। अगर पर्टिकुलरली वायरस की बात करें तो आपका जो मोरबिली वायरस होता है इसी के द्वारा क्या होता है? खसरा बीमारी होता है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह विशेष रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें त्वचा पर महीन दाने निकलते हैं, यानी कि बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। और जो त्वचा होता है उस पर क्या होता है? यहाँ पे महीन महीन दाने निकलने लगते हैं, यानी कि यह एक प्रकार का त्वचा को ग्रसित करने वाला बीमारी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। यानी कि आपका जो जीका वायरस है जो कि सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो आपके युगांडा में देखा गया था। कहाँ बच्चे? युगांडा में देखा गया था। और अगर बात करें किसके द्वारा संचारित होता है तो ऑप्शन जो आपके हैं चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाने वाला है वो आपका क्या से जाएगा? बी वाला। यानी कि जीका जो वायरस होता है आपके मच्छर के द्वारा यहाँ पे फैलता है और वही मच्छर आपका जो है आपका वायरस मच्छर एडीज, ठीक है, तो एडीज मच्छर के द्वारा आपका ये फैलता है। और जीका जो वायरस होता है ये आपके वायरस जनित रोग होता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि जीका वायरस में लास्ट में वायरस लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे 11 नंबर का है
और 11 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि HIV का पूर्ण रूप है। देखिए हम वहाँ पे भी HIV का पूर्ण रूप बता सकते थे बच्चे, लेकिन हमें ध्यान था कि आपका प्रश्न शामिल किया गया है, इसीलिए हमने HIV का फुल फॉर्म वहाँ पे नहीं बताया था। अगर बात करें HIV के फुल फॉर्म की तो ऑप्शन जो दिए हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी बैक्टीरिया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, देखो ह्यूमिनिटी लिखा है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना, ह्यूमिनिटी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्चुअल, या फिर आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए ऊपर के तीनों गलत है। अगर सही आंसर की बात करें तो एच फॉर क्या हो जाता है आपका ह्यूमन हो जाता है, आई फॉर क्या हो जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता है, और वी फॉर क्या हो जाता है आपका वायरस हो जाता है। तो ध्यान रखना आपका जो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और अगर एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स क्या हो जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक प्रकार का लक्षण है जिसमें आपका जो प्रतिरक्षा होता है वो कमजोर होता जाता है। अगर बच्चे इसकी बात करें यानी कि HIV वायरस की बात करें तो यह एक प्रकार का क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। अब आप पूछेंगे भैया कि यह रेट्रो वायरस क्या होता है? तो बच्चे रेट्रो वायरस का मतलब एक प्रकार का ग्रुपिंग होता है। जैसे कि इंसान अपने अलग अलग ग्रुपिंग में रहते हैं, जानवर अलग अलग ग्रुपिंग में रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो वायरस है उनका भी क्लासिफिकेशन अलग है। तो आपका जो HIV होता है एक प्रकार का रेट्रो वायरस के अंतर्गत आता है। अब आप लोग ये कमेंट पर करके बताइएगा कि जो आपका रेट्रो वायरस होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चे वो क्या होता है? क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होगा? सिंगल RNA होगा या फिर आपका सिंगल DNA होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? यानी कि आपका जो मवेशी होते हैं, जो आपके जानवर होते हैं, उनमें पैरों और मुख के जो रोग होते हैं वो किसके कारण होता है? कवक के कारण, पेनिसिलियम के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या फिर आपके जीवाणु के द्वारा होता है। तो बच्चे ध्यान रखना जो आपके मवेशी होते हैं उसमें जो पैर और मुख के रोग होते हैं वो आपके विषाणु के द्वारा यानी कि आपके वायरस के द्वारा होते हैं। बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो पेनिसिलियम है एक प्रकार का क्या होता है? फंगस होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी दवा इससे बनती है एंटी फंगल, ठीक, सॉरी एंटीबायोटिक बनती है। क्या बनती है? एंटीबायोटिक बनती है। तो देखना इसको किसी वायरस या फिर फंगस में ऐसे चीज़ में मत रख देना जिससे बीमारी फैलाता हो। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पेनिसिलियम। इसके द्वारा आपका पेनिसिलिन जो आपका दवा होता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है ये प्राप्त किया जाता है। अगर हम सबसे पहले पेनिसिलिन दवा की खोज की बात करें तो आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? यानी कि आपका जो एड्स का विषाणु होता है तो सबसे पहले समझिए कि एड्स का विषाणु कौन सा होगा? तो बच्चे आपका HIV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका HIV हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। और ये वायरस किसको प्रभावित करता है? यानी कि आपके शरीर में जब ये पहुंच जाएगा तो आपके किस सिस्टम को प्रभावित करेगा या फिर किस अंग को प्रभावित करेगा? तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, उसके बाद में रेड ब्लड सेल दिया है यानी कि RBC दिया हुआ है, रक्त में T सेल्स दिए हुए हैं और आपके मस्तिष्क के ग्रे कोशिका को। तो देखिए बच्चे आपके जो रक्त में T सेल होते हैं ये आपके WBC होते हैं। क्या होते हैं? आपके WBC होते हैं। और WBC ही क्या बनाता है? आपका प्रतिरक्षा बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिरक्षा बनाता है। आगे आपका टॉपिक है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपका यही जो प्रतिरक्षा होता है ये कमज़ोर होने लगता है। तो आप ध्यान देना, या फिर आपके यहाँ पे ऑप्शन में विषाणु आपके ऑप्शंस में WBC आ सकता है, व्हाइट ब्लड सेल आ सकता है, या फिर आपके यहाँ पे T सेल्स आ जाएंगे। जो आपके WBC के प्रकार होते हैं T सेल्स वही होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा? C वाला सही जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो एड्स होता है, एड्स का जो विषाणु HIV है, ये आपका जो HIV वायरस होता है आपके शरीर में जाकर आपके WBC को प्रभावित करता है। और WBC के किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो आपके T सेल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर का है और इस तरह से प्रश्न आपके करंट के रूप में आ सकते हैं। ये कह रहा है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल रोड टेस्ट लॉन्च किया है? यानी कि आपका जो HIV रोग है इसमें एक वायरल टेस्ट जांच होती है। इस जांच में क्या किया जाता है कि आपके शरीर में देखा जाता है कि कितने वायरस लगभग आपके विद्यमान हैं।
यानी कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वायरस का लोड हुआ है तो आपका जो दवा है वो आपको तगड़ा दवा लगेगा, यानी कि आपको हाई डोज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी वायरल लोड कम है तो आपको हल्की दवा से काम यहाँ पे चलने लगेगा, यानी कि दवा से आप ठीक तो नहीं हो सकते हैं लेकिन आप निरंतर आप अपने ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे कि किसके द्वारा यहाँ पे वायरल टेस्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो अगर बात करें ऑप्शंस की डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जेपी नड्डा या फिर आपका अश्विनी कुमार चौबे या फिर आपका राजनाथ सिंह। तो देखिए बच्चे जो आपका सही यहाँ पे आंसर जाएगा वो आपका जाएगा यहाँ पे आपका जाएगा बी वाला, यानी कि जेपी नड्डा जी ने क्या किया है, ये लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने HIV एड्स पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्टिंग की शुरुआत की है, जिसमें यह पता चल सकेगा कि एड्स की दवा कितनी असरदार है। नड्डा ने बताया कि 12 लाख HIV संक्रमित और एड्स से पीड़ित इससे लाभ मिल सकेगा, यानी कि जब ये टेस्ट की लॉन्चिंग हुई तो इससे ये पता चला गया कि जितने भी 12 लाख यहाँ पे पेशेंट हैं इनको यहाँ पे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट कि जो आपका वायरल लोड का सिस्टम है, जो आपका टेस्ट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें बहुत दिनों से चली आ रही हैं, वायरल लोड टेस्टिंग होता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो भारत सरकार अभी तक नहीं दे रही थी, लेकिन अब वायरल लोड यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो रोग है वो आपके जल के द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस, या खसरा, हैजा, टाइफाइड। तो देखिए बच्चे अगर जल जनित रोग की यहाँ पे बात किया जाए तो जल जनित रोग में आपका कौन सा नहीं होता है, खसरा आपका जल जनित रोग नहीं है। कौन सा, खसरा आपका जल जनित रोग नहीं है। और आपका टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये हैजा, टाइफाइड, ये सब आपके क्या हैं, जल जनित रोग हैं। अगर बात और करें जल जनित रोग की तो डायरिया, कब्ज, अपज, पीलिया, लीवर में संक्रमण, मलेरिया, उल्टी, टाइफाइड, ये सब आपके क्या हैं, जल जनित रोग हो जाते हैं। तो जितना पॉइंट हमने बताया इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का, और 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। तो देखिए भैया आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे कि कौन सा जो रोग है आपके विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना बहुत ही अच्छे तरीके से, एक कॉपी लीजिए, कॉपी में जितने भी हमने विषाणु जनित रोग बताए हैं, उसके बाद में जीवाणु जनित रोग बताए हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा बताए हैं, उसको नोट कर लीजिए। हमने जो आपको ई बुक भेजा है उस ई बुक में भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। तो ई बुक को प्राप्त करने के लिए आपका को पता ही होगा कि आपको बूस्टर बैच से ज्वाइन होना होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ आपके जीव दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपके संक्रामक रोग फैलाते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, इनमें से सभी, विषाणु, कृमि। तो देखिए अगर हम संक्रामक रोग की बात करें तो कृमि के द्वारा भी आपका यहाँ पे संक्रामक रोग होता है, विषाणु के द्वारा भी होता है और आपके प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका इनमें से सही जाएगा। तो आप लोग इसमें मेंशन भी करिए अपने कॉपी में कि कौन कौन सा जो रोग है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा होगा और आपकी कृमि के द्वारा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हैं तो आप अपने कॉपी में लिखकर इसको जब ग्रुप ओपन होगा तो आप इसको भेज भी सकते हैं, ताकि आपका जो पॉइंट है आपको लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है और 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग से शिकार हुई होगी या फिर हो सकती है। ठीक है, तो बच्ची ने क्या किया, मिठाई रखा था, मिठाई पे कुछ पे मक्खियाँ बैठी थी, मक्खियों को क्या उन्होंने भगा दिया और भगाने के बाद उसने खा लिया। तो हमने बताया है बच्चे कि आपका जो हैजा जो रोग होता है वो आपके घरेलू मक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, घरेलू मक्खियाँ क्या होती हैं, इनके वाहक होती हैं। और आपका जो मेन यहाँ पे बीमारी फैलाने वाला होता है वो आपका विब्रियो कॉलरी होता है। क्या होता है, आपका विब्रियो कॉलरी होता है। यानी कि जो आपका हैजा बीमारी है, हैजा बीमारी उस बच्ची को हो जाएगी क्योंकि उस पर घरेलू मक्खी बैठी थी और घरेलू मक्खी के द्वारा क्या फैलता है, आपका हैजा बीमारी फैलता है। और हैजा जो होता है वो आपके विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आने से पहले थोड़ा और बता देते हैं। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज होता है। ठीक है, यानी कि बीमारी को फैलाता है। बच्चे कमेंट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ऐसे हम बता देंगे तो शायद एक बार आप सुनेंगे और आपके दिमाग से हट जाएगा, लेकिन जब अपना थोड़ा सा हाथ पाँव चलाएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाता है कौन सा,
19 नंबर का, क्या हो जाता है 19 नंबर का, और इम्पॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें 19 नंबर प्रश्न की, तो 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन का टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। यानी कि आपका जो ट्रिपल वैक्सीन लगाई जाती है वो आपका किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई करने में मदद करती है। तो बच्चे अगर हम ट्रिपल वैक्सीन की बात करें तो ध्यान रखना DPT, क्या हो गया आपका DPT हो गया, 3 हो गया ना, तो ट्रिपल यही होता है, तो ध्यान रखना DPT डिप्थीरिया। तो पहले यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे है, डिप्थीरिया है, यहाँ भी डिप्थीरिया है, तो चलिए दोनों को ऑप्शन को देखते हैं। डिप्थीरिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका पर्ट्यूसिस हो जाएगा। तो देखिए पर्ट्यूसिस का मतलब होता है क्या, काली खांसी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका बी वाला सही जाएगा। ऐसे आपको आंसर सही करने होंगे बच्चे आपके एग्जाम में, और ध्यान देना इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे भी, ठीक है। जो आप लोग देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से एक हम कर देंगे, तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम। इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मिलान करने को मिलेंगे, और कथन कौन सा सही है ये सब पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो DPT का मतलब डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया यहाँ पे हो गया। पी मतलब पर्ट्यूसिस होता है, तो पर्ट्यूसिस का मतलब काली खांसी, इसको हम 100 दिन की खांसी भी कहते हैं। और आपका जो टी होता है यानी कि टिटनेस से होता है, तो टी यहाँ पे हो गया। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का, और 20 नंबर का बच्चे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया ट्रिपल में कौन सा आ गया भैया, DPT आ गया। तो देख लीजिए DPT के अलावा कोई और है, तो देखिए काली खांसी, टिटनेस, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, इन तीनों को निकाल दीजिए तो आपका DPT हो गया। बचा कौन सा आपका, आंत ज्वर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, फर्स्ट वाला सही जाएगा। आंत ज्वर ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, इसके लिए अलग प्रकार का आपका जो है वो आपका टीकाकरण आता है टाइफाइड का, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का, और 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड और TB किस प्रकार के रोग हैं। यानी कि आपका जो TB है वो टाइफाइड है, तो TB आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। बच्चे बैक्टीरियम मोड आ गया, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होगा। और टाइफाइड का मतलब हो जाता है साल्मोनेला टाइफी, तो साल्मोनेला टाइफी भी एक प्रकार का बैक्टीरिया जनित रोग है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जाएगा, यानी कि दोनों प्रकार के जो रोग हैं आपके जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है, और 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपका जो टाइफाइड होता है ये आपके दूषित जल को पीने से होता है, दूषित खाना खाने से होता है, और साथ साथ में आपके जो दूषित मल होते हैं उनको अगर आपके हाथ में आ गए हैं, उसी के माध्यम से अगर आपको आपके इंटेस्टाइन में चीज़ें पहुँच जाती हैं, आपके हाथ में पहुँच जाती हैं, तो आपको टाइफाइड रोग हो जाएगा। तो बच्चे जो टाइफाइड होता है आपका किसके द्वारा होता है, आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जो आपका शैवाल होता है, शैवाल से बहुत ही कम रोग फैलते हैं, तो ध्यान रखना शैवाल आपके जो बीमारी फैलाएंगे आपके पौधों में, और पौधों में फैलाएंगे या फिर नहीं फैलाते हैं, तो ये पॉइंट रखना, शैवाल को हटा देना। उसके बाद में परजीवी जो बच्चे हैं उनके बाद में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब फैलाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का, और 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है। यानी कि हैजा किसके द्वारा होता है, तो भी आपके विब्रियो कॉलडी हैजा का यहाँ पे कारण बनता है। घरेलू मक्खी आपका क्या होता है, वाहक होता है, और आपका बैक्टीरिया वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा, सेकेंड नंबर जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन सा है, 24 नंबर का है, और 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। यानी कि इनमें से कौन सा जो रोग जनित रोग है जो कि आपके ई कोलाई के संक्रमण का कारण बनता है। तो अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की, तो प्रोटोजोआ है, परजीवी है, बैक्टीरियल है, और आपका वायरल है। तो इसका जो बच्चे सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपका जो ई कोलाई होता है आपके पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बच्चे, क्योंकि आपके जो आंत होते हैं, आंत में कुछ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, तो वो आपका ई कोलाई ही होता है, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 25 नंबर का है, और 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लेप्टोस्पिरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। यानी कि आपका जो लेप्टोस्पिरोसिस रोग है वो किसके द्वारा यहाँ पे होता है, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यह एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और अगर बात करें लेप्टोस्पिरोसिस रोग तो किसके द्वारा फैलता है, तो लेप्टोस्पायरिया इंटेरोगेंस द्वारा फैलता है, यानी कि लेप्टोस्पायरा
इंट्रोगेंस जो का बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी फैलती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पे टोटल हम लोग 25 प्रश्न को सॉल्व किए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको बूस्टर बैच ज्वाइन करना होगा। इसका जो आंसर है नीचे यहाँ पे मेंशन है, तो ये आपका जो पीडीएफ है आपको सेव का बूस्टर बैच में मिल जाएगा। इसके लिए आपको ये ज्वाइन करना होगा। अगर पेमेंट की बात करें तो 49 रुपये है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। बच्चे इसके बाद में एक हम प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। प्रश्न आपका ये है कि अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी बात किया जाए बच्चे कि आपका जो मधुमेह बीमारी होता है, मधुमेह बीमारी किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, बताना कमेंट करके कि मधुमेह बीमारी क्यों होता है, किसके द्वारा फैलता है। एक थोड़ा सा 2 लाइन का यहाँ पे आप लिखिएगा, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो पढ़ाई है अच्छे से हो रही है। ठीक है, मधुमेह बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी हार्मोन्स की कमी से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।